बड़ी परसेंटेज बच्चों की ग्लासेस लगाए हुए नजर आएगी। छोटे छोटे बच्चों ने इतने मोटे मोटे शीशों वाली ग्लासेस लगाई हैं। कई लोगों को मैंने देखा है जस्ट बिकॉज ऑफ उनकी ब्लाइंडनेस की वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया। छोटी उम्र में अगर आपको ऐनक लग गई है तो आपकी एज के साथ साथ वो नंबर आप कह रहे हैं बढ़ता चला जाएगा और फिर अल्टीमेटली वो डिजीजेज जो आपको 50-60 साल की उम्र में कहीं जाके आया करती थी वो आपको यंग एज में भी इफेक्ट कर सकती है। अगर एक पेरेंट में से एक को ऐनक लगी हुई है तो आपको डबल हो जाएगा इंसिडेंस प्रिवेलेंस, उसका 2 टाइम्स उसका जो ना रिस्क बढ़ जाएगा कि इसको ऐनक लगेगी बच्चे को। अब बच्चे क्या करते हैं जो थोड़े से बड़े हो जाते हैं 4-5 साल के, ऐसे बच्चे ऐसे देख रहे होते हैं, यू नो कौन सा डिस्टेंस है जिस पे आप मेक श्योर करें कि अगर बच्चे स्क्रीन टाइम ले भी रहे हैं या स्क्रीन यूज कर भी रहे हैं तो ये डिस्टेंस जो है ना ये थोड़ा सा इसको डिले करते हैं। आपका लेस देन 1 ईयर, जो अगर 1 ईयर है ना तो उस पर आप स्क्रीन टाइम आधे घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कुछ लोग अक्सर कहते हैं जी आई लेवल पे रखते हैं स्क्रीन या कंप्यूटर, वो नहीं होना चाहिए। एक रूल होता है 20-20, हर 20 मिनट के बाद 20 सेकंड के लिए 20 फुट पे कोई ऑब्जेक्ट है उसको देखते हैं। जो लोग रात को बैठ के आधा पौना घंटा स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, मुख्तलिफ रील्स टिकटॉक ये वो पता नहीं क्या क्या देखते रहते हैं, उनको नहीं करना चाहिए। इससे टेढ़ापन भी आ सकता है। अच्छा, मतलब अगर आप अपनी शुगर और डायबिटीज को कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपकी जो ब्लाइंडनेस है वो परमानेंट भी हो सकती है। देखिए शुगर आपको सफेद मोतिया भी करेगी, काला मोतिया भी करेगी। बच्चे नहीं बता सकते सर में दर्द हो रहा है, नहीं बता सकते ब्लर विजन नजर आ रहा है, नहीं बता सकते प्रॉपर क्लैरिटी नहीं है विजन में, नहीं बता सकते। तो उनके लिए कौन से साइन एंड सिम्टम्स हैं कि आपने अब अपने बच्चों की आईसाइट चेक करानी है, ये जो है ना रौला पड़ने वाला है। अपने 6 महीने पे हर बच्चे का मुआयना होगा, बहुत सारी डिजीजेज जो पिक हो जाएंगी। क्या वो ट्रीटेबल है? क्या वो क्रॉस आए जिसे हम आम जबान में भेंगापन भी कहते हैं और वो पूरी जिंदगी उस बच्चा या बच्ची के लिए एक बहुत बड़ी बुली बन जाता है? 1 या 2 घंटे के बाद इमीडिएटली आफ्टर लेजर यू आर कंफर्टेबल। जितना डिले करेंगे उतना आप लास्ट पे जाएंगे। ऐसी चीज़ है जो आप घर पे भी ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर हम लोग कहते हैं ओवर द काउंटर्स ड्रॉप ले लिए, आई रेडनेस खास तौर पर उसको खत्म करने के लिए। अगर आप ओवर द काउंटर या आप घर में आप इस तरह की चीज़ें जैसे कोई ऐसा ड्रॉप यूज़ कर लेंगे तो यू कैन एंड अप विद द ट्रबल। अस्सलाम वालेकुम जी, हेल्थ अनफिल्टर्ड में आपको खुशामदीद कहेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि हेल्थ अनफिल्टर्ड में हम आपकी जिस्मानी और दिमागी दोनों हेल्थ का ख्याल रखते हैं और इसमें ऐसे टॉपिक्स ऐसी चीज़ें डिस्कस करते हैं जो यूजुअली डिस्कस नहीं की जाती हैं, जिसके बारे में शायद किनमिन तो सब कर रहे होते हैं, लेकिन असल फैक्ट्स क्या हैं, प्रोफेशनल ओपिनियंस क्या हैं, किस तरह से आप अपने आप को बचा सकते हैं एक सर्टेन बीमारी से या मुख्तलिफ चीज़ों से, वो हम आपको बताते हैं। और मैं नहीं बताती, मैं इतनी कोई एक्सपर्ट और प्रोफेशनल नहीं हूँ। बाकायदा जो लोग इस चीज़ में अपनी सारी ज़िंदगी लगा देते हैं, पढ़ाइयाँ करने में, रिसर्च करने में, पेपर्स लिखने में, इंटरनेशनली आगाह रहते हैं, वो डॉक्टर्स, वो लोग जो हमारे लिए, हमारे इलाज के लिए मौजूद होते हैं और किसी मसीहा से कम नहीं होते हैं, उनको मैं यहाँ पर दावत देती हूँ ताकि आपके पास मोस्ट लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकें। आज का जो हमारा टॉपिक है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चों से लेकर बड़ों तक ये हर एक को मुतासर करता है। हमारी ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी नेमतें हैं जिस पर हम शुक्रिया अदा करते हैं अल्लाह ताला का, कि अल्लाह ताला ने हमें सांस लेने के लिए नाक दिया है, खाने के लिए मुंह दिया है, देखने के लिए आंखें दी हैं। और आंखों से याद आया, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी पूरी ज़िंदगी जो है आपने इन्हीं आंखों से देखनी है। इन्हीं आंखों से देखकर आप चीज़ें असेस कर रहे होते हैं, आप समझ रहे होते हैं क्या करना है क्या नहीं। अब ये जब आंखें कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं तो यकीन जाने इट्स सच अ हेडेक कि आप हेडेक लिटरली वाला नहीं, वो मेंटल वाला हेडेक, कि आप सोच नहीं सकते कि आपने अगर ग्लासेस नहीं लगाई हुई हैं, आपने अगर ये मेरी तरह से लेंसेज नहीं लगाए हुए, तो आपको पूरी ज़िंदगी जो है ना वो आपकी ब्लर हो जाती है, आपको धुंधला नज़र आना शुरू हो जाता है। कैसे बचना है इससे? आजकल छोटे छोटे बच्चों को क्यों ग्लासेस लग रही हैं? ये स्क्रीन टाइम, गैजेट्स, कंप्यूटर पर बैठ के काम करने वाले, स्क्रीन के आगे इतनी सख्त लाइटों में काम करने वाले, कैसे अपनी आँखों को बचा सकते हैं? क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं जिनको सीरियस लेने की ज़रूरत है? इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ ऑफ्थेमोलॉजिस्ट मौजूद हैं, प्रोफेसर डॉक्टर नासिर चौधरी, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है डॉक्टर साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, मैं इतनी लंबी तमहीद बांध रही थी और मैं सोच रही थी कि मैंने कुछ गलत कह दिया ना तो डॉक्टर साहब ने कहना ठहर जाओ ज़रा, इधर आओ। तो ये और आप पीडियाट्रिक ऑफ्थेमोलॉजिस्ट हैं, बच्चों को ख़ास तौर पर आप फोकस भी करते हैं कि भाई ये जो है ना हमारी नस्ल है जिसकी आंखें हमने बचानी है, बड़ा ज़रूरी है। पेरेंट्स का कंसर्न भी है, हम सबका भी कंसर्न है, लेकिन बड़ों का भी ऑब्वियसली उसके अंदर कंसर्न आ जाता है। सर, क्यों हम अपनी आंखों को इतना लाइट ले लेते हैं? हम कहते हैं खैर है, कमज़ोर हो गई, कोई बात नहीं। क्यों ईजी लेते हैं हम इसको? अच्छा, एक तो ये कि सबसे पहले आई वुड डेफिनेटली अपलॉड योर एक्नॉलेजेबल कंट्रीब्यूशन, इनक्रेडिबल कंट्रीब्यूशन। इन फैक्ट आपका बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, मैंने खुद देखा माशाल्लाह।
आपके ऑर्गेनाइजेशन और आप खुद जिस तरह एज रिगार्ड्स ऑफ पब्लिक मोटिवेशन और अवेयरनेस। अब देखें, आंखें जिस तरह अल्लाह ताला का बड़ा एक कीमती तोहफा है, ठीक है, और वो कहते हैं ना कि वो आंखें नहीं है तो आप जिस तरह ना जान नहीं तो जहान नहीं, ठीक है, तो इस तरह आंखें अगर नहीं है तो फिर ज़ाहिर है आप कई लोगों को मैंने देखा अपने एक्सपीरियंस में, ठीक है, एज ए प्रोफेसर ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी काम कर रहा हूँ, तो उसमें ये होता है कि ज़ाहिर है कई लोगों को मैंने देखा जस्ट बिकॉज ऑफ उनकी ब्लाइंडनेस की वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया। एक पेशेंट मेरे अपने फॉलोअप में था इस तरह। ये इतना डेंजरस है, साइकोलॉजिकल इसका इतना बैड इम्पैक्ट है, ठीक है ना। तो देखिए ये जो ब्लाइंडनेस है इसकी देखें ना, जो एक इसमें ज़्यादा 90% जो काजेज़ हैं, जिस तरह आपने बड़ा अच्छी एक लोगों के अवेयरनेस के लिए बड़ा ज़रूरी है, 90% काजेज़ जो है वो अवॉइडेबल है, उनको प्रिवेंट किया जा सकता है। अच्छा, ठीक है ना। और जिस तरह देखें ना, जैसे हमारी बात हुई कि ये सिर्फ आपकी विजुअल इशू नहीं है, विजुअल रिहेबिलिटेशन का इशू नहीं है, ये आपकी फाइनेंशियल और साइकोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस भी होती हैं इसके विजन के। बिल्कुल सही। आपके जो इवन जो आपके किसी भी कंट्री के फाइनेंसिस और जो साइकोलॉजिकल लोगों के इश्यूज हैं दैट इज़ रिलेटेड विद द इसके विजुअल, ठीक है, और 90% को अवॉइडेबल है। तो बड़ी अच्छी बात है, लोगों को हम इसके ज़रिए अवेयर कर सकते हैं ताकि वो एक इन प्रिवेंटेबल डिजीज़ से बच सकें और ताकि फिर ज़ाहिर है कि वो एक हर लिहाज से एक बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें। बिल्कुल सही। आपने कहा 90% जो है वो अवॉइडेबल है, आप उससे प्रिवेंट कर सकते हैं, वो क्या रीजंस हैं? देखिए उसमें एक तो ये कि सफ़ेद मोतिया 50% जो ऊपर इसका प्रिवेलेंस है, काला मोतिया, ठीक है, रिफ्रैक्टिव एरर जिस तरह बच्चों की अगर बात करें या बड़ों में भी, ठीक है, चाहे वो मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया या एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है, नज़र की कमज़ोरी, ठीक है, और एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन जो पर्दे की एक खास बीमारी होती है, शुगर से रिलेटेड जो ब्लाइंडनेस, आपको पता है पाकिस्तान जो है इज़ कंसिडर्ड टू बी अमंग जो टॉप 3 जो मुल्क हैं दुनिया के, बल्कि कई तो अब जो स्टडीज ये कहती हैं कि पहले नंबर पे, दुनिया में पहले नंबर पे है विद मोर डायबिटिक पॉपुलेशन। तो जितनी डायबिटीज़ होगी तो फिर ज़ाहिर आंख के पर्दे को बड़ा एडवर्सली इफेक्ट करती थी। और ये जो डायबिटीज़ अगर अनकंट्रोल होगी, इसके आंखों के असरात आएंगे तो ये इरिवर्सिबल परमानेंट ब्लाइंडनेस की तरफ जा सकता है पेशेंट। अच्छा, मतलब अगर आप अपनी शुगर और डायबिटीज को कंट्रोल नहीं करेंगे जी तो आपकी जो ब्लाइंडनेस है वो परमानेंट भी हो सकती है। ठीक है डॉक्टर साहब, ये जो आप बात करें दिस इज वेरी डेंजरस। जी और मैं ये समझती हूँ कि जो डायबिटिक पेशेंट है वो एट सर्टन एज या अपनी डायबिटीज़ की एज की बात कर रही हूँ मैं, रियल एज की बात नहीं कर रही कि मतलब 10 साल से डायबिटीज़ है या 12 साल से 13 साल से, एक सर्टन टाइम के बाद उनके ऊपर लाजमी हो जाता है, ये कहा जाता है कि उन्होंने आंखों में लेंस डलवाना ही डलवाना है। ये क्या स्टोरी है? देखिए उसमें शुगर जो है ना एक सिस्टमिक डिजीज़ है, सिर्फ ये नहीं है कि शुगर, देखिए शुगर आपको सफ़ेद मोतिया भी करेगी, काला मोतिया भी करेगी, ठीक है, इवन जो जिस तरह क्रेनियल नर्व अबनॉर्मलिटीज जिस तरह 3rd 4th 6th जो जैसे इससे टेढ़ापन भी आ सकता है, ठीक है ना, आंखों का टेढ़ापन भी आ सकता है। और फिर ज़ाहिर आंख के अंदर अगर आप जाएँ तो डायबिटिक रेटिनोपैथी बहुत बड़ा डिजास्टर है। डायबिटिक रेटिनोपैथी से फिर ज़ाहिर अगर आप ये प्रोग्रेशन डिजीज़ करती रहेगी तो अगेन वही उसमें आपकी जो आंख के पर्दे के सामने खून आ जाता है, सडन लॉस ऑफ विजन हो जाती है, नूरल पर्दा उखड़ सकता है, रेटिनल अटैचमेंट हो सकती है, और फिर जाहिर है इससे जो आगे एडवांस फॉर्म जो आगे जो कलम होती है कि न्यूस्क्लेयर ग्लाकोमा, वो दैट इज़ एन अदर काज ऑफ के उसमें इरिवर्सिबल जो विजुअल लॉस आपको हो जाता है। तो ये जो आप ये कह लें कि बाकी जो जिस्म के हिस्सों को इफेक्ट करने के साथ साथ आंख को ये मल्टीपल इस तरह तरीक़ों से इफेक्ट कर सकती है। और देखिए हर जो तकरीबन 40% जो लोग हैं, ठीक है ना, जिनमें शुगर है उनको डायबिटिक रेटिनोपैथी जो आंखों पे शुगर के असरात होते हैं, ठीक है, और उनमें से तकरीबन जैसा हमने बात की तकरीबन 8 to 10% जो है वो लीगल ब्लाइंडनेस की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। तो सही है। सो इसका मतलब अगर आप इफ़ यू आर अ डायबिटिक पेशेंट तो आपको रेगुलरली अपनी आईसाइट और अपनी आंखों का चेकअप कराते रहना चाहिए ताकि आपको पता लगे कि आप किस स्टेज पर हैं और उसके अकॉर्डिंगली आपको मेडिकली कौन सा ट्रीटमेंट चाहिए होता है। तो जो लोग अक्सर कहते हैं ना कि जी शुगर का जो ताल्लुक है वो सिर्फ किडनी से है या बाकी बॉडी, वो आपकी आंखों के ऊपर डायरेक्टली असर डाल सकता है जो आपको चेक कराने की ज़रूरत है। अब आ जाते हैं आज के टॉपिक। उसमें आपके जो प्रोग्राम की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करना चाहूँगा। अब देखें तकरीबन अगर वो कहते हैं ना प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, अगर आप शुगर का सिर्फ कंट्रोल अच्छा कर लेते हैं तो तकरीबन क्लिनिकल ट्रायल स्टडीज़ हमारा एक्सपीरियंस ये कहता है तकरीबन आप 60 से 70% जो है इसकी जो डायबिटिक रेटिनोपैथी इसके असरात को होने से और इसकी प्रोग्रेशन,
ठीक है, उसको आप रोक सकते हैं। सही है। आप अपना हमारा जो स्टार है क्रिकेट का, वसीम अकरम का एग्जांपल कोट कर सकते हैं कि उसने सारी क्रिकेट इंसुलिन के साथ खेल ली, कंट्रोल अच्छा था, तो आप देख लें कि वो एक सक्सेसफुल वो हेल्थ ओवरऑल बॉडी की इंक्लूडिंग योर आइज जो है वो ठीक रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा आज का मकसद ये टॉपिक करने का सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो था वो था हमारे बच्चों जी को। आजकल आप देखें, आप सेकंड क्लास में चले जाएं, फर्स्ट क्लास में चले जाएं, थर्ड किसी भी क्लास में चले जाएं, एक बड़ी परसेंटेज बच्चों की ग्लासेस लगाए हुए नजर आएगी। छोटे छोटे बच्चों ने इतने मोटे मोटे शीशों वाली ग्लासेस लगाई हुई। कुछ तो जेनेटिक बीमारियाँ होती हैं जो आपको फैमिली के अंदर रन करती हैं, लेकिन ये परसेंटेज बहुत बढ़ गई है। हर दूसरे बच्चे को ऐनक लगी हुई है। ये आपके ख्याल में क्यों है? क्या हम इतना इवॉल्व कर रहे हैं जेनेटिकली और एज अ ह्यूमन रेस कि ये होना ही होना है, या ये हमारी अपनी कोताही है? देखिए, इसमें बिल्कुल अगेन आपको वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन, और इसमें मेरे ख्याल पब्लिक के लिए बहुत ज़रूरी है कि इस चीज़ को समझना। अब देखिए, जो आपका मायोपिया या नज़र की कमज़ोरी, जिस तरह आपने कहा ऐनक लगी, इसमें अगर आप नज़र की कमज़ोरी में अगर जो डिफरेंट टाइप्स है, जैसे मायोपिया, एस्टिग्मेटिज्म या हाइपरमेट्रोपी, तो मायोपिया टॉप पे आता है। उसके बाद जो सिलेंडर वाले जो एरर हैं, एस्टिग्मेटिक, और फिर देन हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, अब होता है कि देखिए, ये सिर्फ ऐनक का इशू नहीं है। लोगों को समझना चाहिए कि जैसे कोरोना एक पेंडेमिक था, ये मायोपिया एक या जो ऐनक का नंबर है पेंडेमिक है, सिर्फ ऐनक का इशू नहीं है। अब देखें, अब हम 30% इसका इंसिडेंस अगर आप करंटली आप कहें, 2050 तक 50% जो है पॉपुलेशन आपकी जो मायोपिक होगी। अच्छा, ये पेंडेमिक है, ठीक है। और सिर्फ अगेन वही बात मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, और जो लोगों को पता होना चाहिए कि ऐनक की नहीं है। अगर ये एरर है बच्चों में और ये टाइमली करेक्ट नहीं होता, तो अगेन दिस कैन बी काज ऑफ परमानेंट ब्लाइंडनेस इन द फॉर्म ऑफ क्या वो लेजी आई या एम्बलायोपिया। ठीक है, और जाहिर ऑफ कोर्स इसके साथ स्क्विंट या टेढ़ापन भी आ जाता है आंखों में। ठीक है, और इसके अलावा देखिए, सिर्फ अगेन वही ऐनक की बात नहीं है। अगर ये इसमें प्रोग्रेशन तेज़ी से ये बढ़ेगा, इसमें मायोपिया में तेज़ी से प्रोग्रेशन आती है, तो देन क्या होगा? अगेन इसमें सफ़ेद मोतिया का रिस्क होता है मायोपिया के साथ, काला मोतिया का रिस्क होता है, और एक बहुत बड़ा एक कह लें कि एक डेंजरस किस्म की डिजीज लोगों को समझाने के लिए रेटिनल डिटेक्शन, पर्दा उखड़ जाता है। अच्छा, पर्दे में सुराख। छोटी उम्र में अगर आपको ऐनक लग गई है, तो आपकी एज के साथ साथ वो नंबर आप कह रहे हैं बढ़ता चला जाएगा, और फिर अल्टीमेटली वो डिजीजेज जो आपको 50-60 साल की उम्र में कहीं जाके आया करती थी, वो आपको यंग एज में भी इफेक्ट कर सकती है। जी बिल्कुल, उसमें जो अगर ये प्रोग्रेसिव होगा, पैथोलॉजिकल मायोपिया की तरफ जाएगा, तो फिर जाहिर इसकी जो ये कॉम्प्लिकेशन है जल्दी हो सकती है एज कम्पेयर टू द अगर आप एज रिलेटेड चेंजेस की तरह। मैंने एक लफ्ज़ यूज़ किया था डॉक्टर साहब, मैं उससे आप पे ना डिटेल में पूछना चाहूँगी कि आपकी प्रोफेशनल ओपिनियन क्या है जेनेटिक्स। बहुत लोग ये कहते हैं कि जी ये तो ख़ानदानी है, इसकी अम्मी को भी लगा, इसके अब्बू को भी लगा, दादा दादी को भी, सबको, तो ग्लासेस लगना तो जेनेटिक है। इज इट ट्रू? ये इसका असर होता है, इसका इम्पैक्ट होता है? उसमें अगेन आप बड़ी इंटेलिजेंट इन दैट रिगार्ड कि आपको अंदाजा है कि इस तरह लोगों को मैसेज पहुंचाना है। ठीक है, तो बात ठीक है, आपने घुमा-फिरा के उधर बात ले आई हैं। एक तो देखिए जेनेटिक का बिल्कुल है, अगर एक पेरेंट में से एक को ऐनक लगी हुई, तो आपको डबल हो जाएगा इंसिडेंस प्रिवेलेंस उसका, 2 टाइम्स उसका जो ना रिस्क बढ़ जाएगा कि इसको ऐनक लगेगी बच्चे को। इट्स एग्जैक्टली लाइक डायबिटीज, कि अगर आपके पेरेंट्स में से दोनों को है तो ज्यादा रिस्क है, एक को है तो भी रिस्क। अच्छा, अगर एक को है तो 2 टाइम्स है, ठीक है। अगर दोनों को है तो 3 से 6 टाइम इनसे उसका जो है वो रिस्क बढ़ जाता है। ठीक है, ठीक। देखिए, एक तो जेनेटिक फैक्टर है, ठीक है, चलें, ये तो हम इसको उस तरह मैनेज नहीं कर सकते। ठीक है, वो तो जाहिर फिर आपके जीन्स के लेवल पे उसके ठीक है बात आपको उसके आगे एडवांसमेंट पे बात चली जाएगी। लेकिन हम जो कर सकते हैं, अदर जो एक थ्रेट है वो नियर वर्क है। नियर वर्क एसोसिएटेड विद एक्सेसिव स्क्रीन, आपका स्मार्टफोन का यूज़, आपका लैपटॉप का, आपका जो जितने भी इवन स्मार्टफोन रिलेटेड, ठीक है, ये सारी जितनी डिवाइस, लैपटॉप, टीवी, सब कुछ जो भी आप गैजेट स्क्रीन यूज कर रहे हैं, तो सारे जो है, ये जो है दैट इज द डिजास्टर। ठीक है ना, ये इशू है मायोपिया के ज़्यादा होने का। ठीक है ना, जितना देखें आप नियर वर्क आपका ज़्यादा होगा, आपकी आंख का अकोमोडेशन, उसको हम अपनी एक स्पेसिफिक टर्म होती है, ठीक है ना, आपके मसल स्ट्रेस में रहेंगे। ठीक है, तो वो दैट इज़ द लीडिंग काज कि उससे आपके रेटिना, कोराइड और स्क्लेरल जो वो है, उससे उस लेवल पे रीमॉडलिंग के बाद जो है आंख बड़ी होना शुरू हो जाती है और मायोपिया होगा। ठीक है, आई साइड वीक होने का, मायोपिया मीन्स आई साइड वीक होने का, विजन कमज़ोर और ब्लर होने का चांस ज़्यादा हो जाएगा। जी बिल्कुल, जितना आप स्क्रीन टाइम देखें, अब स्टडीज़ ये कहती हैं, आप अगर 1 घंटे
एवरी 1 आवर आपका 1 घंटा इंक्रीज होता है स्क्रीन टाइम, तो उससे 20 टाइम्स जो है रिस्क बढ़ जाता है मायोपिया की प्रोग्रेशन का। ठीक है, 20 टाइम्स जो कि बहुत बड़ा 1 घंटे में 20% बढ़ जाता है आपकी रूटीन से। अगर एक जो 1 आवर ऊपर आप जा रहे हैं तो उस 1 आवर जो एडिशनल ऐड हुआ बीच में, उससे 20 टाइम रिस्क और प्रोग्रेशन इसका बढ़ जाएगा। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, उसमें देखिए आपकी इंडोर एक्टिविटीज़ होती हैं, उससे ये होता है कि ज़ाहिर है वो दैट इज़ एन अदर काज। ठीक है, आप बाहर जाते हैं तो बाहर एक खास हार्मोन जैसे सनलाइट में, डे लाइट में, दैट इज़ डोपामीन। ठीक है, तो वो डोपामीन क्या करता है कि आपकी आई बाल की लेंथनिंग को, क्योंकि इसमें मायोपिया से में आई बाल की एलंगेशन होती है, एक्सेल लेंथ ज़्यादा होती है, उस एलंगेशन को या एक्सेल लेंथ को बड़ा होने से वो रोकता है डोपामीन। ठीक है, आप और ज़ाहिर है वो डे लाइट में होगा। ठीक है, तो आप इंडोर हैं, स्क्रीन का ज़्यादा इस्तेमाल है, एक्सेसिव अकोमोडेशन है। ठीक है, तो ये ऑल दीज फैक्टर लीड टू आपके प्रोग्रेशन इन मायोपिया। ठीक है डॉक्टर साहब, स्टेप बाय स्टेप पर चलेंगे। और आपके इस जवाब से मेरे ज़हन में एक सवाल आया कि यूजुअली बच्चे क्या करते हैं जिनको हम मोबाइल पकड़ा देते हैं। ये तो एक अलग किस्म की बहस है ना कि पेरेंट्स ने अपने लिए इजी वे आउट निकाला हुआ है कि छोटे टॉडलर्स को भी, छोटे बच्चों को भी जो थोड़ा सा नज़र ठहरना शुरू होती है तो स्क्रीन वो आईपैड की सूरत में, मोबाइल की सूरत में उनको पकड़ा देते हैं कि थोड़ी सी हमारी अपने आप को रिलैक्स कर रहे होते हैं। अब बच्चे क्या करते हैं जो थोड़े से बड़े हो जाते हैं, 4-5 साल के, ऐसे बच्चे ऐसे देख रहे होते हैं, यू नो, दिस क्लोज। आई एम श्योर स्क्रीन टाइम बिल्कुल सेफ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपने वे आउट भी ढूंढना है। तो कौन सा डिस्टेंस है जिस पे आप मेक श्योर करें कि अगर बच्चे स्क्रीन टाइम ले भी रहे हैं या स्क्रीन यूज़ कर भी रहे हैं तो ये डिस्टेंस जो है ना ये थोड़ा सा इसको डिले कर देगा। मैं उस टिप की तरफ जाना चाह रही हूँ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं अभी इसके बाद नहीं ये अपने बिल्कुल जरूर पूछना है। ये छोटे और बड़े दोनों के लिए बहुत रेलिवेंट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसमें ये कि पहले तो ये कि देखिए अब जो ना बच्चे जिस तरह अगर मदर है उसने बड़ा ईजी वो रास्ता ढूंढा हुआ है, बच्चा खाना नहीं खा रहा, रो रहा है ऐसा ही, तो उसने मोबाइल पकड़ा दिया। तो सारा इल्जाम माओ पे ना लगाएं, बापों को भी वो भी इक्वल रिस्पॉन्सिबल है उस बच्चे के, तो पेरेंट्स का जिक्र कर हाँ, बाप इसलिए कि बाप रोल मॉडल का काम करते हैं ना। बाप मोबाइल देख रहे तो बच्चा भी तो देखेगा। ठीक है, तो वो बिल्कुल सही। ठीक है। अच्छा, उसमें देखिए उसमें होता ये है कि देखिए जो अमेरिकन और कैनेडियन और हमारी लोकल भी गाइडलाइन ये कहती हैं कि आपका लेस देन 1 ईयर, जो अगर 1 ईयर है ना तो उस पर आप स्क्रीन टाइम आधे घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आधे घंटे से ज़्यादा होगा तो फिर आप ये नियर वर्क और फिर ज़ाहिर मायोपिया का रिस्क बढ़ जाएगा। ठीक है, इस तरह 1 से 3 साल तक आपका जो ना लेस देन 2 आवर्स होना चाहिए। ठीक है, लेस देन 2 आवर्स, 2 आवर्स। ठीक है ना, इससे ठीक है ना, इससे भी कम एट एनी कास्ट। ठीक है, और इससे ऊपर आप चले जाएं तो ज़ाहिर है ऑफ कोर्स दैट शुड नॉट बी मोर देन 2 आवर्स। ठीक है, आप देखिए अब ज़ाहिर है कुछ लोग जो आप वाली बात जो कि ज़ाहिर है कुछ लोग ज़ाहिर है जिनका आईटी का काम है, जिनका प्रोफेशन है। हाँ, एडल्ट्स की हम बात करते हैं कि जिनका आईटी का काम है, जिनका सारा काम कंप्यूटर पर है, उस पर आप क्या टिप्स देंगे? एडल्ट्स को आप क्या समझाएंगे? डिस्टेंस कितना होना चाहिए? कितने घंटों के बाद आंखों को भी ब्रेक की ज़रूरत है? तो वो उस चीज़ के ऊपर हम बात करना चाहेंगे। अच्छा, एक तो ये कि देखिए बच्चों को स्क्रीन टाइम हमने इंश्योर करना है कि उसको जो हमने जो एक रिकमेंडेड गाइडलाइन टाइम लिमिटेड रखना है वो हमने। ठीक है, फिर ज़ाहिर है देखिए जितना उनका जो डे लाइट का एक्सपोजर होगा तो ज़ाहिर है उनको ये मायोपिया का रिस्क कम हो सकता है। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये कि अगर फॉर इंस्टेंस उनको आपने गेम्स या कुछ उनके रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए अगर आप उनको इन्वॉल्व करना भी चाहती हैं तो टीवी इज़ द बेटर ऑप्शन, क्योंकि इसका जो मोबाइल का स्मार्टफोन का डिस्टेंस तकरीबन 30 सेंटीमीटर करीब होता है, तो वो ज़ाहिर मायोपिया को ज़्यादा वो उसमें स्टडीज़ और क्लिनिकल ट्रायल में भी सब ठीक है, आंखों के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है। तो टीवी का डिस्टेंस तकरीबन अगर आप वो भी तकरीबन उसका डिस्टेंस ज़्यादा बन जाता है, मे बी अराउंड 3 मीटर्स, तो उसमें ज़ाहिर ऑफ कोर्स उसकी जो मायोपिया का रिस्क रिलेटिवली कम हो जाएगा। अब आते हैं जिस तरह आपने कहा जी कि स्क्रीन जिनका प्रोफेशन उनको कैसे। ठीक है। अच्छा, एक तो जिसमें बॉडी अर्गोनॉमिक्स, बॉडी की पोजीशन। ठीक है, जिस तरह आप देखें आप बैठे हैं तो आप कोशिश करें कि आप अपने जो है वो शूज़ उतार के तो फ्लैट फुट के साथ नीचे बिल्कुल आराम से आपके जो पाँव उस पर जो ग्राउंड पे उस पर ज़मीन पे इस तरह रेस्ट करना चाहिए। ठीक है, आपकी ये जो पोजीशन है बैक इस तरह प्रॉपरली अप्रॉक्सीमेट स्ट्रेट होनी चाहिए। ठीक है, ठीक हो गया। आपके जो स्क्रीन है, ठीक है, वो तकरीबन स्क्रीन है वो 15 से 20 डिग्री बिलो योर आपकी आई के लेवल पे होनी चाहिए। अपर लिड कवर करेगा तो उसमें ड्राइनेस और इस तरह की चीज़ें रिलेटिवली। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि जो लोग कहते थे कि जी आई लेवल पे, कुछ लोग अक्सर कहते हैं जी आई लेवल पे रखते हैं स्क्रीन या कंप्यूटर, वो नहीं होना चाहिए,
वो बिलो होना चाहिए ताकि आपकी आंखें थोड़ी सी बंद ही रहें। जी 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 वो वेटनेस जो है वो आईज में वो होनी चाहिए। जी जी बिल्कुल, एक बिलो आई लेवल होगी, ठीक है। अच्छा, दूसरा उसमें और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि आप इसको, एक रूल होता है 20-20-20, ठीक है। हर 20 मिनट के बाद 20 सेकंड के लिए 20 फुट पे कोई ऑब्जेक्ट है उसको देखते हैं। अच्छा, ठीक, उससे क्या होगा आपका, देखिए आप मैराथन है, यू कैन नेवर विन मैराथन विदाउट, पानी पीना पड़ेगा ना, रेस्ट, ठीक है, एक शॉर्ट ब्रेक लेनी पड़ेगी, ठीक है ना जी, ठीक है ना, या पानी, ठीक है। तो आप कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि एक स्मार्टफोन जिससे ब्लू लाइट निकल रही है, दैट इज डेंजरस। इवन ब्लू लाइट जो है आपकी बाकी जो देखें आपके मूड में चेंजेस आ जाती हैं। अच्छा, आपको बैकेक आ सकती है। जो आपके फोन की वाइट लाइट अपेरेंटली होती है उसको ब्लू लाइट कहा जाता है। ब्लू लाइट तो एलईडी टेक्नोलॉजी पे बेस है, ये ब्लू लाइट होती है, ठीक ठीक है। है। दैट इज वेरी हार्मफुल। क्या करती है? रेडनेस, इरिटेशन, इचिंग और रिफ्लेक्स वाटनिंग आ सकती है। बैकेक, कमर की दर्द कई मरीजों को होती है, ठीक है। तो इवन स्लीप डिस्टर्बेंसेस, वन ऑफ द हार्मोन मेलाटोनिन, कि वो उसमें जो है दैट इज रिलेटेड विद द स्लीप डिस्टर्बेंसेस। अच्छा, जो लोग रात को बैठ के आधा पौना घंटा स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, मुख्तलिफ रील्स, टिकटॉक, ये वो पता नहीं क्या क्या देखते रहते हैं, उनको नहीं करना चाहिए। उसकी वजह से उनकी नींद डिस्टर्ब होती है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, तो उसमें एक तो मैंने आपको रूल बताया 20-20-20, ठीक है। ये आपने उसको ब्रेक देनी, फिर देखिए कि हर 1 घंटे के बाद आफ्टर एवरी 1 आप कोशिश करें कि 5 से 10 मिनट की ब्रेक लें, ठीक है, ठीक है। स्क्रीन ब्रेक लें, स्क्रीन ब्रेक, ठीक है ना। आप कमरे में यू कैन वॉक अराउंड, ठीक है, चक्कर लगा सकते हैं। और फिर उसमें जब आप देखें आप स्क्रीन देख रहे हैं तो आप बेसिकली कंसंट्रेट कर रहे होते हैं, तो उसमें कंसंट्रेट कर रहे होते हैं, तो फिर आपकी कंसंट्रेशन इतनी होती है आप उस ब्लिंक करना भूल जाते हैं। तो आपकी टीयर फिल्म जो है वो ज़ाहिर उस तरह नॉर्मली जिस तरह उसकी डिस्ट्रीब्यूशन वो नहीं रहती, ठीक है। तो इसमें आपको अपना ब्लिंक रेट बेहतर करना है, ठीक है। आप आफ्टर 1 आवर आप यू कैन वॉक फॉर 5 to 10 मिनट्स, ठीक है, वो रेस्ट कर सकते हैं फ्रॉम स्क्रीन। और फिर ज़ाहिर है 20-20 रूल, और फिर ज़ाहिर आपकी जो पोजीशनिंग है, ठीक है, ये अगर आप इंश्योर करेंगे तो फिर ज़ाहिर ऑफ कोर्स आपके जो इसके हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। बाकी देखिए उसमें जिस तरह मैंने बात की कि आपकी जो ब्लू लाइट है उसमें देखें आप अपने जो स्मार्टफोन्स हैं उनमें ऐप्स भी होती हैं, ऐप्स इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है, या इवन नाइट मोड पे आप कर लेते हैं। अच्छा, ये मैं पूछने वाली थी कि मोबाइल की ये जो एक सेटिंग है जिसमें आप अपनी मोबाइल की ब्लू लाइट को परमानेंटली येलो वार्म लाइट जिसे कहते हैं, जो आपने कहा कि नाइट मोड कह लें उसको, बहुत से फोन्स में डिफरेंट टर्म्स यूज़ होती हैं, अगर आप वो यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे मोबाइल की सेटिंग ये है कि रात 9 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक वो ऑटोमेटिकली वार्म लाइट पर चला जाता है। लेकिन क्या आप ये रिकमेंड कर रहे हैं कि मैं डे टाइम में भी जो मोबाइल यूज़ कर रही हूँ उसको वार्म टोन में ही रखूँ? वो मेरी आंखों के लिए थोड़ा सा एक जी बिल्कुल उसमें मतलब वार्म टोन मोबाइल की कम इम्पैक्ट डालती है आपकी आंखों को खराब करने में। आप ऐप इंस्टॉल करके चाहे उसको नाइट मोड लेके, ठीक है, उसकी ब्राइटनेस कम करके, तो इसके जो हैजर्डस जो इफेक्ट्स हैं उनसे कम हो जाते हैं, बचा जा सकता है। ठीक है, जबरदस्त। ये तो बड़ी अच्छी बात बताई आपने। और ये जो एक्सरसाइज आपने बताई ना, ये बड़ों को तो बहुत हेल्प करने वाली है, उन तमाम लोगों को जो कंप्यूटर के आगे काम करते हैं, जिनका काम ही स्क्रीन के ऊपर होता है। लेकिन वहीं पर मेरा जो मदर वाला साइड है ना, वो जाग रहा था बच्चों के लिए कि बच्चे अगर मुसलसल मोबाइल देख रहे हैं तो एवरी 20 मिनट्स आप उनको आवाज़ दीजिए, उनसे 20 सेकंड के लिए 25 सेकंड के लिए मोबाइल नीचे रखवाइए और ये एक्सरसाइज करवा दीजिए। इतना तो हम कर ही सकते हैं, आई थिंक सो। ये एक्सरसाइज जो है वो कहीं ना कहीं उस पूरे प्रोसेस को जो होना ही है कहीं ना कहीं डिले कर देगा। जी बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर साहब आप देखें कि 8 से 10 साल के बच्चे इतने मोटे वाले शीशे ग्लासेस लगा के फिर रहे हैं, 2-3 नंबर तक उनकी आईसाइट जो है वो डाउन हुई है। सो ये इससे तो बचा जा सकता है अगर ये एक्सरसाइज को फॉलो करें, स्क्रीन टाइम रिसर्च बेस्ड लिमिटेड टाइम के अकॉर्डिंगली बच्चों को दें। लेकिन फिर बच्चों का क्या करें? वो जो एक कंपैरिजन शुरू हो जाता है ना कि जी फ़लाँ के पास भी तो है, फ़लाँ मेरे पास तो अपना फ़ोन ही नहीं है, उसको देखो उसके पेरेंट्स ने अपना फ़ोन दिया। ये जो एक रेस है ना, इसमें हम पेरेंट्स बड़ा स्ट्रगल करते हैं। तो उसके लिए कोई टिप्स बताएं कि हम थोड़ा कंट्रोल में भी रख सकें और बच्चों को वो जो एक कॉम्प्लेक्स आ जाता है ना, इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, वो भी ना आए। देखिए, एक तो पेरेंट्स को जो एक रोल मॉडल के तौर पे भी आना चाहिए। देखिए जाहिर है अगर पेरेंट्स का खुद ही हाल खराब हुआ हुआ है, घंटों मोबाइल लेके बैठे रहते हैं, सही कह रहे हैं बच्चे, तो फिर देखिए फॉलो तो करेंगे, ठीक है। बाकी लेकिन इसके अलावा देखिए प्रोफेशन पे हमने बात करके जाहिर है वो मजबूरी है, वो हम उनको कभी भी उसको जाहिर है वो उनकी आप कह सकते हैं कि अर्निंग जो है दैट इज रिलेटेड, उनके फाइनेंसिस से रिलेटेड है, वो तो उन्होंने करना है। बच्चों को देखिए उसमें आपको इंश्योर करना पड़ेगा
वो चाहे खुद उसको आप अपने मोबाइल टाइम को मिनिमाइज करके और फिर ज़ाहिर बच्चों को थोड़ा सा देखें, ऑफ कोर्स उनको आपको मोटिवेट करना पड़ेगा कि इसके क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल सही। बाकी देखिए ये जिस तरह आपने बात की मोटे शीशे वाली ग्लासेस का, जिस तरह उसी तो देखिए जितना आपका नियर वर्क आपका ये स्क्रीन रिलेटेड जो अननेसेसरी है, ठीक है ना, वो कम होगा तो उतना आपको रिस्क जो है फिर ज़ाहिर देखिए आप इवन जो बाहर की जो आपकी स्पोर्ट्स हैं, आपकी क्रिकेट है, फुटबॉल है, आपकी बैडमिंटन है, इस तरह की चीज़ें आपकी, क्योंकि ज़ाहिर आप जितना डे लाइट में जाते हैं तो एक्टिविटीज जो हैं वो आपको काफी हेल्प करेंगी, बेहतर करेंगे, उससे आपकी ये मायोपिक प्रोग्रेशन कम हो जाती है, ठीक है। बाकी देखिए ज़ाहिर इसमें आप मायोपिक कंट्रोल के लिए जैसे डिफरेंट मायोपिक कंट्रोल ग्लासेस भी होते हैं, अच्छा, ठीक है ना। हाँ। तो उसमें जिस तरह देखें ना आप, उसमें सेंटर क्लियर होता है, पेरिफेरी में जो एक डिफरेंट उसमें उसको पेरिफेरल आप ये कह लें कि ऑप्थेल्मोलॉजी की लैंग्वेज में अगर कहें तो पेरिफेरल डी फोकस होता है, ठीक है। वो उसके साथ होता है तो उससे ये होता है कि ज़ाहिर है आपकी आई बॉल की जो एलंगेशन है, एक्सल लेंथ बढ़ना कम हो जाती है इस जो स्पेशल इसके ग्लासेस होते हैं। फिर ज़ाहिर है कुछ ये होता है कि आपके ये तो जो है जिनको ये हाई पावर ग्लासेस लगे होते हैं उनको आप कैसे आपको प्रोग्रेशन को बचा सकते हैं, ठीक है। एक तो ये कि जो स्क्रीन रिलेटेड बाकी रिस्पेक्टर वो तो आपने बात की उस पर, ठीक है, ठीक है। स्पेशल स्पेक्टिकल्स, मायोपिक स्पेक्टिकल विद पेरिफेरल डीफोकस, ठीक हो गया। और इसमें बाकी आप ये कर सकते एट्रोपिन ड्रॉप्स हैं, वो एक बड़ी जैसे डिफरेंट क्लिनिकल ट्रायल जैसे एक लैम्प है, ठीक है, वो मिनिमल कंसंट्रेशन पे वो लाइक वेरी करता है, लाइक अराउंड 6 months वंस एट नाइट, ठीक है, आप डालते हैं तो उससे ये कि उसकी प्रोग्रेशन रुक जाती है। लेकिन वो ऑब्वियसली डॉक्टर के रिकमेंडेशन के बगैर जो है वो आपको बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करती चलूँ कि हम जब बचपन में ना 90s की अगर मैं बात करूँ तो डॉक्टर साहब ग्लासेस लगाने का ना हम मिलेनियल्स को बड़ा शौक होता था, मुझे बड़ा शौक था बचपन में कि मुझे ग्लासेस लग जाए। तो मैं क्या करती थी, उस ज़माने में स्क्रीन तो होती नहीं थी, मोबाइल भी वो हथौड़ा मोबाइल चलते होते थे, N95 और नोकिया 3310 और मोटरोला के वो मोबाइल हैवी बैटरीज वाले, तो वो भी इतना स्क्रीन के ऊपर ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट नहीं था। तो हम क्या करते थे, हम टीवी के अंदर घुस के ना टीवी देख रहे होते थे। मैं अपनी बात बता रही हूँ ना, आई एम गिल्टी एज चार्ज कि बहुत टीवी के पास जाके देखती थी कि मेरी ग्लासेस लग जाए, मुझे थोड़ी सी आई साइट खराब हो। कभी नहीं हुई, बड़े होके बच्चे हो गए, प्रोफेशनल लाइफ में आ गए, उसके बाद जाके आई साइट वीक हुई। वो भी मुझे कैसे पता लगा वो मैं आपको बताऊंगी। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आजकल के जो गैजेट्स हैं, जो स्क्रीन टाइम है, जो मोबाइल्स हैं, लैपटॉप्स हैं, आईपैड्स हैं, दिस इज़ एग्जैक्टली द रीज़न जिसकी वजह से इतनी छोटी एज में ये ग्लासेस और आई साइट और जो आप मेडिकल टर्म यूज़ कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि ये डायरेक्टली आपस में लिंक्ड हैं, इसमें कोई शक नहीं है? देखिए ये विदाउट एनी डाउट, देखिए ये एक बिल्कुल एक बहुत बड़ी काज है एक्सेसिव स्क्रीन टाइम बच्चों में, जो एक्सेसिव नियर वर्क है, ठीक है। इवन देखिए ये तो स्क्रीन टाइम एक्सेसिव हो गया ना, चाहे वो टैबलेट की शक्ल हो, आईपैड की शक्ल में हो, स्मार्ट इवन टीवी भी हो, ठीक है ना। तो जाहिर देखिए इवन आपकी जो एक्सेसिव नियर वर्क था एज रिगार्ड्स ऑफ आपकी जो बुक्स रीडिंग थी उससे भी जाहिर है ऑफकोर्स फर्क पड़ता था, लेकिन जाहिर ये एक्सेसिव यूज़ है। और इसमें देखिए ना एक जो शिफ्ट आई बड़ी, जो वर्चुअल या जो आपकी ई लर्निंग है जो कोरोना के साथ शुरू हुई, और जाहिर वो देखिए वो मजबूरी थी, जो ई लर्निंग वो तो जाहिर इंस्टीट्यूशंस और फिर जाहिर ऑफ कोर्स गवर्नमेंट, ठीक है, लेकिन जाहिर बच्चों ने उसका फ़ायदा ले लिया और उससे फिर जाहिर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। बिल्कुल सही सर, अभी भी मैंने ये देखिए आप मेरे से बात कर रहे थे, मैंने अगले पॉइंटर के लिए नीचे लिखा स्कूल्स। उसकी वजह ये है कि आई वुड लाइक टू क्रिटिसाइज ऑल द स्कूल्स जो इस चीज़ को अपना एक परमानेंट रूटीन बना चुके हैं कि कोई भी छुट्टी हो रही है आपने ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी। आप छोटी एज में टॉडलर्स क्लास की बच्ची के लिए आपने ऑनलाइन क्लास का लिंक शेयर किया हुआ है, तो आप तो मेरे ख्याल से फिर प्रमोट कर रहे हैं कि लोग बच्चे जो हैं वो गैजेट्स इस्तेमाल करें। ऑनलाइन क्लासेस में भी क्या आपका हर लेसन 4th 5th क्लास के बाद जितने हमारे लीडिंग स्कूल्स हैं, आपके तमाम लेसन्स गूगल क्लासरूम के ऊपर आ रहे हैं। आप बच्चों को 4th से 5th क्लास में क्रॉम बुक के ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं, हर चीज़ तो आप खुद गैजेट के ऊपर लेकर आ रहे हैं। तो फिर बच्चों की आई साइट, बच्चों के ओवरऑल जो आइज़ के इश्यूज़ हैं, ब्रेन के इश्यूज़ हैं, मतलब मेंटल इश्यूज़ हैं, सारे के सारे तो स्पाइक करेंगे फिर। जी बिल्कुल, देखिए अगेन वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन, और इसमें देखिए आई वुड लाइक टू गिव क्रेडिट टू द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इसमें, ठीक है ना। अब इसमें हम जैसे फ्रॉम कॉलेज ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी और किंग एडवर्ड जो हमारी यूनिवर्सिटी है उसके कोलैबोरेशन से गवर्नमेंट ने
जो प्राइमरी आपके जो हेल्थ केयर है, जैसे कि BHU है, RHC है, या THQ। DHQ में तो ये सिटी एग्जिस्ट करती थी, अलाइड हेल्थ साइंसेज इन द फॉर्म ऑफ ऑप्टोमेट्रिस्ट, जो रिफ्लेक्शन नज़र चेक करने से रिलेटेड आप ये कह लें, ठीक है। तो वो इंटीग्रेट कर दिया है, ठीक है। और उससे ये होता है कि ज़ाहिर फिर आप अर्ली लेवल पे ज़ाहिर वो स्क्रीनिंग हो जाती है, और फिर ज़ाहिर जिनको कंप्लेंट हो फिर अकॉर्डिंगली उनको, जब आप एक जिस फॉर इंस्टेंस एक बच्चे को ज़ाहिर उसका रिफ्लेक्टिव पिक की नहीं हुआ तो वो उसी सिनेरियो में चला जाएगा। इस तरह मैंने कहा था लेजी इरिवर्सिबल विजुअल लॉस, ठीक है, अगर वो ट्रीट नहीं होता, ठीक है, फिर ज़ाहिर पैथोलॉजिकल मायोपिया में चला जाएगा, उसकी कॉम्प्लिकेशंस में। जो टाइमली डायग्नोज हो गया, उसने ऐनक लगा ली, तो ज़ाहिर उसकी प्रोग्रेशन से वो बच सकता है, बिल्कुल ठीक है। तो उसमें देखिए एक तो गवर्नमेंट काम कर रही है, फिर ज़ाहिर हम खुद स्कूल से गवर्नमेंट के साथ साथ पैरेलल, ठीक है, इन सपोर्ट विद द गवर्नमेंट। आई थिंक दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, स्कूल्स में जाके बच्चों की स्क्रीनिंग कराना, क्योंकि अल्टीमेटली तो हम खुद से टेस्टिंग की तरफ जाते नहीं है, और फिर जब नहीं जाते तो फिर मामला जब बिल्कुल ख़राब हो चुका होता है तब हमें ख्याल आता है कि अब किसी स्पेशलिस्ट के पास चलते हैं और चेक कराते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी जो आप बात कर रहे थे, स्क्रीनिंग का जिक्र कर रहे थे, बड़ों को तो समहाउ रियलाइज हो जाता है, डिफरेंस नज़र आना शुरू हो जाता है। फॉर एग्जांपल मुझे मेरी आईसाइट का कब पता लगा, मैं ड्राइव कर रही थी और मुझे ये फील होना शुरू हुआ कि यार मुझे सामने वाली गाड़ी का नंबर नज़र नहीं आ रहा। मेरी आदत है ड्राइविंग करते हुए दूसरी गाड़ियों का ना नंबर पढ़ने का, एक बचपन से कहीं आदत है। तो मैंने कहा ये मुझे ब्लर क्यों नज़र आ रहा है, तो मेरे साथ अब्बाजी बैठे हुए थे, मैंने उनसे कहा ज़रा चेक करके बताओ। उन्होंने कहा मुझे तो पड़ा जा रहा है। तो मुझे एकदम से रियलाइज़ हुआ कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। तो ये स्टूडियो की लाइट्स, ये ओवरऑल जो मेरे लिए तो अपेरेंटली स्क्रीन नहीं है, बट द लाइट्स हैव अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट ऑन योर आई साइट एज वेल। तो उससे ये हुआ कि मेरी आई साइट पता लगा मुझे कि जी ख़राब है और अब आपको चश्मिश कहा जाएगा क्योंकि आपने चश्मा लगाना है। बच्चे नहीं बता सकते, सर में दर्द हो रहा है नहीं बता सकते, ब्लर विजन नज़र आ रहा है नहीं बता सकते, प्रॉपर क्लैरिटी नहीं है विजन में नहीं बता सकते। तो उनके लिए कौन से साइन एंड सिम्टम्स हैं कि आपने अब अपने बच्चों की आईसाइट चेक करानी है, ये जो है ना रौला पड़ने वाला है? देखिए उसमें एक तो ये कि जिस तरह अगेन वही पेरेंट्स को पता होना चाहिए रिकमेंडेड गाइडलाइन क्या है, ठीक है, कि देखिए दुनिया के सारे महज़ब ममालिक में, और अगर आप अमेरिका, कनाडा, आप उधर UK, जिस गाइडलाइन ये कि आपने 6 महीने पे हर बच्चे का मुआयना होगा, ठीक है। बहुत सारी डिजीज़ जो पिक हो जाएंगी, ठीक हो गया। 3 साल पे, 2.5 से 3 साल दोबारा एक दफ़ा दोबारा, ठीक है, फिर ज़ाहिर 5 साल पे, ठीक है। अब देखिए ये क्यों ज़रूरी है, एक तो देखिए हम मायोपिक प्रोग्रेशन की बात कर रहे हैं, इसके अलावा भी कई ऐसी बहुत ज़्यादा जो डिजीज़ होती हैं जो कि परमानेंट ब्लाइंडनेस की तरफ जा सकती हैं, जैसे सफ़ेद मोती है, कंजेनिटल कैटरेक्ट है, आपने ट्रीट नहीं किया, पेशेंट एंड अप विद विजुअल लॉस परमानेंट, ठीक है, अगर ट्रीट, और ये बचपन से शुरू हो सकता है, बिल्कुल कंजेनिटल, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ज़ाहिर काला मोतिया की भी एक परसेंटेज है, ठीक है, सफ़ेद। और इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कई जो कैंसर हैं जैसे रेटिनोब्लास्टोमा है, वो 2 साल के आसपास जो है उनकी प्रेजेंटेशन होती है। तो अगर खुदा न खास्ता, देखिए मायोपिया की बात कर रहे थे, अगर ज़ाहिर है वो उनमें से कोई कंडीशन निकल आई लाइक ट्यूमर, वो तो देखिए वो तो ज़ाहिर है उसका सिर्फ ये नहीं, और वो एक आंख में भी ट्यूमर हो सकता है, दोनों में भी रसौली हो सकती है, परमानेंट ब्लाइंडनेस, ठीक है, नज़र हमेशा के लिए। और सिर्फ नज़र खत्म नहीं, वो लाइफ का भी रिस्क होता है, आपकी ज़िंदगी भी रिस्क पे चली जाती है, ठीक है। तो अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब आई एम सॉरी, लेकिन मैं आपसे इससे अग्री नहीं करूँगी, क्योंकि हम जिन कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं ना, वहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं, रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, और हम पढ़े लिखे होने के बावजूद इतने रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि इस सब चीज़ों के पता होने के बावजूद हम एक नॉर्मल CBC तो कराते नहीं है हर 6 महीने बाद, जो आपका 400-500 रुपये का हो जाता है। सरकारी अस्पताल में जाएँ तो मुफ्त हो जाता है। इतना तो हमारे पास टाइम नहीं है कि हम जाके हर 6 महीने बाद, जो कि रिकमेंडेड है कि सिर्फ एक CBC करा लें, आपको पता लग जाएगा कि आपके बॉडी के अंदर क्या चल रहा है। तो हम आई स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे आंखें चेक कराने, जस्ट टू नो कि कोई रिस्क था तो क्लियर तो नहीं है, ये तो हम नहीं कर सकते। हमें तो ऑब्वियस साइन एंड सिम्टम्स चाहिए। हम तो डॉक्टर और स्पेशलिस्ट के पास तब जाएंगे जब पीक पे बात चली जाएगी, जब खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी हो जाएगी, खुदा ना खास्ता कहीं दर्द होना शुरू हो जाएगी, कोई हालात ख़राब हो जाएंगे। उससे पहले कि कोई साइन एंड सिम्टम्स है जिस पे आपको अलर्ट हो जाने की ज़रूरत है। आपने बिल्कुल सही कहा, और बड़ा ज़रूरी है और ये पता होना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर जितना स्क्रीन से ये एनक के नंबर और इस तरह की एनकें बढ़ी हैं, वो पहले उससे जो है वो पहले बहुत कम था, ठीक है। अब देखिए पेशेंट जो है ना, बच्चा जो है जिसकी नज़र कमज़ोर होगी, वो करीब से चीज़ को देखने की कोशिश करेगा। अच्छा, बड़ा ज़बरदस्त क्लू है। सबसे पहला साइन ये है कि जितना मोबाइल बच्चे के मुंह के करीब आता जा रहा है, या अगर टीवी देख रहे हो तो टीवी के पास जाके देखेगा, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा साइन है, बड़ा बिल्कुल कि आई साइट चेक कराने का टाइम आ गया, ठीक है। वो आंख को स्क्विंट कर सकता है और स्क्वीज कर सकता है जोर लगा के, इवन हेल्ड
फेस टर्न, हेड टिल्ट, ये कर सकता है। अच्छा, ठीक है, इससे भी क्लू मिल तो आप ये कह रहे हैं, एक मिनट मैं इसमें ज़रा साइन एंड सिम्टम्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जो बच्चा ऐसे करके मतलब आंखों को स्क्विंट करके देख रहा है, कहते हैं कि चुन्नी आंखें करके अगर मोबाइल या स्क्रीन या कुछ भी देख रहा है, तो इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। जी बिल्कुल ऐसा। और हर आई स्क्विंटिंग कर रहे हैं, स्क्वीज कर रहे हैं, फेस टर्न, हेड टिल्ट, ठीक है, करीब से देख रहा है, आंखें मल रहे हैं, आंखें बार बार, जैसे पंजाबी में जिसे कहते हैं चमक रहा है, झपक रहा है बहुत ज़्यादा, हाँ, ठीक है ना, ठीक है, वो पेशेंट की अपनी वो अंडरस्टैंडिंग के लिए बात है, ठीक है ना। तो वो ये बिल्कुल आपको क्लियर कट ये जो ना उसको क्लू देते हैं पेरेंट्स को। ठीक है, बड़ी ज़बरदस्त आपने साइन एंड सिम्टम्स बताए हैं, ये आप लोगों ने अब याद रखने। अक्सर छोटे बच्चे क्या करते हैं, जो मैं आपसे पूछना चाह रही थी, आजकल ये बहुत ज़्यादा एक तो स्टाइल कहीं ना कहीं से डिस्कस हो रहा है ना, हम बड़े यूट्यूबर्स देख रहे हैं, इंग्लिश यूट्यूबर्स भी देख रहे हैं, गोरे भी देख रहे हैं, देसी भी देख रहे हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, बात करते करते एक आंख शट हो जाती है, दूसरी खुली रहती है, बात करते करते ऐसा फील आता है कि द किड इज अनएबल टू ओपन आईज। स्क्विंट वाला तो एक अलग ऑप्शन है। इसके ऊपर भी कुछ अलार्मिंग सिचुएशन होने की जरूरत है, या ये एक बस नॉर्मल है? देखिए उसमें वो उसकी हैबिट भी हो सकती है, लेकिन जाहिर है वो उसमें मैंने देखा है कुछ यूट्यूबर ये स्टाइल के तौर पर करते हैं, लेकिन बहुत से बच्चों ने उसको कॉपी करते करते अपनी पर्सनालिटी का हिस्सा बना लिया है। कुछ बड़े लोगों का भी ये प्रॉब्लम, लेकिन जाहिर ऑफ कोर्स उसमें जाहिर अगर वो जाहिर एक आंख अगर फॉर इंस्टेंस कई दफा होते हैं कि वो लिड ड्रूपिंग, एग्जैक्टली, ठीक है ना, तो वो जाहिर वो उसकी काजेस उसको इवेल्युएट करना पड़ता है, और जाहिर अगर उसकी फॉर इंस्टेंस अगर वो परमानेंट बन जाती है तो फिर जाहिर अगेन वो भी लेजी आई या इरिवर्सिबल विजुअल लॉस की तरफ जा सकता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी हम बात कर रहे थे कि अब ग्लासेस तो लग गई और आपको छोटी एज में बड़ा नंबर लग गया, जो कि आहिस्ता आहिस्ता एज बढ़ने के साथ उसका नंबर बढ़ना शुरू हो जाता है। अब पेरेंट्स ये जानना चाहते हैं कि हम जो इलाज की बात करते हैं कि परमानेंटली विजन 6/6 हो जाएगा, आजकल बड़ी कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट भी चल रही है, इज इट पॉसिबल? और कौन सी एज से ऑनवर्ड्स आप ये लेज़र ट्रीटमेंट्स या इस तरह के जो ट्रीटमेंट्स हैं आपके विजन को बैलेंस करने वाले, वो बच्चों के लिए करा सकते हैं? देखिए उसमें बिल्कुल टू बी हॉनेस्ट, जो बच्चों में देखिए जो FDA अप्रूव्ड है जो लेज़र थेरापी है, देखिए स्टेट ऑफ द आर्ट है, हम खुद लार्ज स्केल पे बहुत मैस लेवल पे ये प्रोसीजर कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और विद एक्सीलेंट, अल्लाह का शुक्र है, रिजल्ट्स, ठीक है। पेशेंट इसमें बड़े रेवोल्यूशनरी और ड्रामेटिक अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट्स हैं इसके, और पेशेंट इज ग्लासेस फ्री जस्ट इन अ मिनट, पूरी जिंदगी के लिए ग्लासेस फ्री हो जाता है। क्या छोटा बच्चा ग्लासेस फ्री हो सकता है? उसमें मैंने छोटे बच्चे के लिए ट्रीटमेंट प्लान वही है जो मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। ये 18 साल जब FDA अप्रूवल के 18 साल में ऑलमोस्ट स्टेबिलिटी आ जाती है, ठीक है, और फिर जाहिर ऑफ कोर्स पेशेंट की इवैल्यूएशन होती है, ठीक है, उसमें इवैल्यूएशन होगी, उसमें जाहिर है जैसे आपके कोई भी आपके कारण थिकनेस है, प्यूपल डायमीटर है, और जो इससे पेशेंट टू पेशेंट जो इवैल्यूएशन, ठीक है ना जी, आपको कोई एक्टेजिया वगैरह इस तरह की चीज़ तो नहीं, ये सारे इवैल्यूएशन के बाद अगर वो नॉर्मल है, ठीक है, तो लेज़र के जिस तरह मैंने कहा कि बड़े इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट रिसेंटली एडवांस्ड वर्जन ऑफ द लेज़र जो है, ठीक है, दैट कैन एंड अप विद आप ये कह लें कि मिरेकल फॉर द पेशेंट, ठीक है, योर ग्लासेस और किसी भी एज तक, मतलब 18 साल से कम उम्र पे आप लोग ये प्रोसीजर नहीं करते, जो लेज़र ट्रीटमेंट है 18 साल से ऊपर जो है वो आप ये ट्रीटमेंट करा के 6/6 का विजन करा सकते हैं। लेज़र कराने के बाद भी रिस्क होता है आईसाइट खराब होने का, वीक होने का, या उसके बाद आप सिक्योर? देखिए लेज़र जो है अलहमदुलिल्लाह उसमें देखिए कुछ कई केसेस में जैसे वो डिपेंड करता है कि उस पर आपकी इवैल्यूएशन कैसी थी, या कई दफ़ा इन सम केसेस में कुछ पोस्ट ऑपरेटिव ड्रिफ्ट या रिग्रेशन आप उसको कहते हैं, वो चीज़ें तो हो सकती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स आप ये कह लें कि जैसे इसका सक्सेस रेट बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है, पेशेंट ग्लासेस फ्री फॉर द होल ऑफ द लाइफ। क्या, लेकिन ये कि दायरे जो नियर है, जैसे 40 साल के बाद, जिस तरह अगेन वही शुगर बहुत बढ़ गई है, पहले टाइप 2 जो है 40 साल, ठीक है ना, अब 20 साल पे भी लोग रिपोर्ट होते हैं, ठीक है ना, स्टडीज़ पे, तो इसलिए जो आपका प्रेस्बियोपिया जो नियर विजन है पहले 45 से शुरू हुई, फिर 40, इवन 35, इवन 30 पे भी कई लोग रिपोर्ट नीचे, ठीक है ना, उसमें ये कि नज़दीक की ऐनक जो है वो दैट इज एज रिलेटेड फिनोमेना, और वो जाहिर है ऑफ कोर्स आपको ज़रूरत पड़ सकती है अकॉर्डिंगली, अदरवाइज फॉर द डिस्टेंट करेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह बाकी अगर आपको ऐसा और कोई ऐसी डिजीज़ नहीं होती शुगर की वजह से, ये स्फैद मोतिया नहीं आता, काला मोतिया नहीं आता, तो योर ग्लासेस फ्री फॉर द रेस्ट ऑफ सही है। डॉक्टर साहब अब मैं आपसे सवाल पूछने वाली हूँ ये कि डॉक्टर्स कह तो देते हैं, जैसे आपने भी कहा कि 100% सक्सेस रेट है और लोग कराते भी हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि वर्किंग क्लास है,
स्कूल जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, वो प्रोसीजर मुझे ज़रा एक्सप्लेन करिएगा उन तमाम लोगों के लिए जो ये ऑप्शन ऑप्ट नहीं करते हैं कि जो छुट्टी करनी पड़ेगी, घर बैठना पड़ेगा, सनलाइट में नहीं जा सकते, किसी किस्म की लाइट में नहीं जा सकते, सारी एक पूरा हफ्ता जो है ना वो अंधेरे में गुजारना पड़ेगा। ये मिथ्स भी हैं और कुछ इसमें रियलिटीज़ भी होंगी। तो मुझे बताइएगा ये प्रोसीजर कितने दिन का होता है, जो लोग कराना चाहते हैं उनके लिए कुछ प्रो टिप्स। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वन ऑफ दोस पर्सन जो सबसे ज़्यादा ये लेजर्स कर रहे हैं, ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब अपॉइंटमेंट कब दे रहे हैं? वो तो ज़ाहिर है ऑफ कोर्स आफ्टर इवैल्यूएशन, ठीक है। अच्छा, उसमें देखिए, उसमें ये जो है ना आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें इवैल्यूएशन, ठीक है। देखिए इवैल्यूएशन वंस इट्स डन, और देखिए इसमें कई दफ़ा ऐसा होता है कि ज़ाहिर अगर पेशेंट को ऐसा कोई रिस्क नहीं है, ठीक है, जिस तरह कार्डियक डिजीज की ऐसी जो अकुलर, वो ज़ाहिर उन पे बात करना इधर ज़ाहिर रेलेवेंट नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, इट्स अ सिंपल प्रोसीजर जो ओपीडी बेसिस पे सेम डे पे आके उसकी सेम डे वैल्यूएशन है, और ज़ाहिर ऑफ कोर्स अगर ही टर्न्स आउट भी नॉर्मल है तो जस्ट ए मैटर ऑफ मिनट के करीब जो है यू आर ग्लासेस फ्री। और उसमें देखिए जिसमें जो स्टेट ऑफ द आर्ट जैसे फेमटोलेसिक है, ठीक, गोल्ड स्टैंडर्ड ऑल अक्रॉस द ग्लोब, ज़ाहिर इसमें और भी ज़ाहिर वेरिएशन है, चाहे वो सिल्क है, स्माइल है, ठीक है, या उसकी जो पुराने वर्जन से ट्रांसपेयर का, लेकिन ज़ाहिर है फेमटोलेसिक स्टिल गोल्ड स्टैंडर्ड है, ठीक है। और ज़ाहिर है इसमें ऑफ कोर्स आपको एक तो बहुत ज़्यादा आपको 1 या 2 घंटे के बाद इमीडिएटली आफ्टर लेजर यू आर कंफर्टेबल। अच्छा, लेजर के उसी दिन जिस दिन आपका लेजर हुआ है उस दिन आफ्टर जस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम जस्ट आफ्टर फ्यू आवर्स यू आर कंफर्टेबल। अच्छा, और आप अपनी सेकंड डे आप अपनी रूटीन पे वापस आ सकते हैं। तो वो जो पुराने टाइम्स थे कि 6 दिन आपने काली ऐनक लगा कर रखनी है और अंधेरे में बैठना है, रोशनी में नहीं निकलना, वो सारी चीजें वो कोई नहीं। देखिए वो पुराने प्रोसीजर थे जो इसके पुराने वर्जन थे, एडवांस प्रोसीजर पुराने इसके, ठीक है ना। लेकिन उसमें भी ये कि देखिए उसमें भी ऐसा नहीं था कि आप ज़ाहिर आपने अंधेरे में रहना है, बाहर रहने का, उन प्रोसीजर्स के साथ भी ज़ाहिर कई केसेस में वो ज़ाहिर कई दफ़ा जब इंडिकेशन बनती है तो वी हैव टू गो फॉर दैट टू। तो उसमें ये होता है कि ज़ाहिर वो उनमें भी ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई खाने का ऐसा कि आपने ये डाइट रखनी है, आपने बाहर नहीं निकलना, नहीं आपने बाहर नहीं निकलना, आपने अंधेरे में रहना, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है उसमें। ज़ाहिर ऑफ कोर्स 2-3 दिन के लिए आपको इरिटेशन, इचिंग वगैरह, वाटरिंग, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं उसमें भी, लेकिन ज़ाहिर उसमें आपको थोड़ा सा उसकी आप ये कह लें प्रेडिक्टेबिलिटी या थोड़ा सा रिकवरी रिलेटिवली आप ये कह लें कि प्रोलॉन्ग्ड एज कम्पेयर टू दिस फेमटोलेसिक। जो आप प्रोसीजर अवेलेबल हैं उसमें आप अगले ही दिन अपनी रूटीन के कामों को फॉलो कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। आपको फॉर सर्टेन टाइम लाइक अराउंड 2 वीक्स आपको ड्रॉप्स से यूज करने पड़ते हैं, लेकिन ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मोबाइल यूज की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, स्क्रीन की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सेकंड डे के बाद आप जो आप अपना जो आस्ते आस्ते ग्रेजुअली रिज्यूम कर सकते हैं अपनी एक्टिविटीज। बिल्कुल सही। अच्छा, आपने अभी एक जिक्र किया था बच्चों की आईसाइट से और आई इशू से रिलेटेड, एक बहुत बड़ा इशू क्रॉस आइज का है। जी जी। पेरेंट्स ये जानना चाहते हैं, कुछ लोगों को तो पैदाइशी, कुछ बच्चों को तो पैदाइशी ये होता है, क्या वो ट्रीटेबल है? क्या वो क्रॉस आए जिसे हम आम जबान में भेंगापन भी कहते हैं, जी जी, और वो पूरी जिंदगी उस बच्चा या बच्ची के लिए एक बहुत बड़ी बुली बन जाता है, जी जी, उसको एक नॉर्मल बच्चे की तरह ट्रीट ही नहीं किया जाता, जी उसका मजाक भी उड़ाया जाता है, उसको लेस देन अ नॉर्मल बच्चा फील भी कराया जाता है और उसको ट्रीट भी किया जाता है। क्या वो ट्रीटेबल है? पहले उस पर बात करते हैं। ये बड़ी ज़बरदस्त, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया, क्योंकि इसमें ये ना कि जिस तरह देखिए एक मिथ है ना जी कि मरीज़ को आमतौर पे कहा जाता है इन्हीं बच्चों ने लाहौर ले जाओ, ठीक है। तो ये भेंगेपन के मरीज़ के लिए एक मिथ है। इस मिथ को तोड़ने में आपने ज़ाहिर हमें मेरे ख्याल में पब्लिक को अवेयर करना बड़ा ज़रूरी है। लोग क्या समझते हैं, किसी के पास अगर जाते हैं ना तो कहते हैं जी कि आप ये सिरप ले लें, इससे ठीक हो जाएगा। सिरप से ठीक हो जाएगा या वक्त के साथ साथ ठीक हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर ये है बाकायदा इलाज की जरूरत है, देखिए बिल्कुल है। अगर ऐसा है तो जाहिर है अगर आप नहीं करेंगे तो अगेन ये भी आपके इरिवर्सिबल विजुअल लॉस की तरफ जा सकता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ कोई लेजी आई, एम्ब्लियोपी वगैरह, ठीक है। अब इसमें देखिए इसमें बिल्कुल आपने जितना डिले करेंगे उतना आप लास्ट पे जाएंगे, ठीक है, ठीक है। उसमें ये कि आपने करना ये है कि उसके स्टेप ऑफ ट्रीटमेंट, एनए का नंबर आप असेस करवाएं, ठीक है। जो एनए का नंबर लगता है वो आप अकॉर्डिंगली ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को आपको अकॉर्डिंगली अंडर करेक्ट, ओवर करेक्ट, अकॉर्डिंगली वो आपको एडवाइस करे, वो जरूर आपने लगाना ही लगाना है। दूसरा ये कि अगर फ़र्ज़ करें कि वो उसको ये क्रॉस आई
ऐनक का नंबर ज़ाहिर नज़र की कमज़ोरी पुरानी थी, किसी एक आंख में लीजिए या एम्बलोपिया है, तो किसी जो ज़ाहिर जो आपकी जो गुड आई है, ठीक है ना, वो उसको आप बंद करके, जिसको आप ये कह लें कि पैचिंग थेरेपी, ठीक है ना, वो करके तो आपको दूसरी जो आंख जो है वो जब पैचिंग के बाद जो दूसरी आंख ज़रा बेहतर दिखना शुरू कर सकती है, वो आपने पैचिंग उसकी करनी है। और तीसरी फिर साथ ये कि आपको जो अकॉर्डिंग टू द जब ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के आपको एज अर्ली एज पॉसिबल उसकी जो है सर्जिकल इंटरवेंशन करनी पड़ेगी। अच्छा, तो मैं इस पे ही आना चाह रही हूँ, अब इसको हम जरा सिंप्लीफाई कर देते हैं लोगों के लिए। आप ये कह रहे हैं कि अगर पैदाइशी या बचपन में क्रॉस आई यानी कि भैंगापन अगर हो गया है तो उसको किस्मत का हाल समझ के उस पर आमीन करके ना बैठ जाइए, इसका बाकायदा मेडिकली इलाज मौजूद है, ठीक है। दूसरा, आप ये कह रहे हैं कि इसके डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हैं, जैसे आपने पैच थेरेपी का, तो वो भी ज़ाहिर है डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है, और अगर आपको सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है तो फिर आप सर्जरी की तरफ जाते हैं। आप ये कह रहे हैं कि किसी भी बच्चे का अगर क्रॉस आए बाद में हुआ या पैदाइशी है, वो भैंगापन सर्जरी के जरिए ख़त्म हो सकता है। जी बिल्कुल, देखिए उसकी सीक्वेंशियल है ना, उसमें पूरी डिटेल्ड असेसमेंट होगी ना, जिस तरह मैंने कहा ऐनक का नंबर भी चेक होगा विद साइक्लोपेलेजिक रिफ्लेक्शन, पीछे पर्दे का स्टेटस भी चेक होगा, डिटेल्ड लेवल उसमें। पेरेंट्स को आप क्या रिकमेंड करेंगे, किस एज में वो उस बच्चे को ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास, आई स्पेशलिस्ट के पास? देखिए वो तो एक तो जिस तरह देखिए हमने रिकमेंडेड क्या है वो हम पहले बात कर चुके हैं, किस किस आपने, ठीक है, हमने साइन सिम्टम्स की बात कर चुके हैं, जाहिर उससे भी पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जाहिर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास सारे क्लूज होते हैं, चाहे वो 6 महीने पे आए, 3 साल पे आए, कि किस तरह आपने रेड रिफ्लेक्स से, ब्रुकनर, आपने हर्शबर्ग से, आपने कवर अनकवर, ठीक है, जो भी जो आपको तरीकाकार है, ठीक है, और उसकी विजन आपने किस तरह के चार्ट से करनी है या लियर सिम जिस तरह भी करनी है, ठीक है। लेकिन ये कि देखिए दिस इज़ वेरी मच ट्रीटेबल, जो क्रॉस आई है इसमें डरने की कोई बात नहीं, लेकिन एज अर्ली एज पॉसिबल ये अपने तौर पर ठीक नहीं होने वाला। बिल्कुल, ये आपने बड़ी अच्छी बात की है। अच्छा डॉक्टर साहब, इस पे ना मैं थोड़ा सा आई वुड लाइक टू, वो जो आजकल जेंजी नहीं कहते, थोड़ा सा फ्लेक्स करना चाहूँगी, थोड़ा सा ब्रैग करना चाहूँगी। पेरेंट्स के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट टिप जो मैं शेयर करना चाहूँगी कि पेरेंटल कंट्रोल जो है ना, वो मोबाइल्स पे, आईपैड्स पर, लैपटॉप्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो पेरेंटल कंट्रोल सिर्फ कॉन्टेंट के हवाले से नहीं है, वो टाइम ड्यूरेशन के हवाले से भी है। देयर इज़ दिस ऐप जो ईजिली अवेलेबल है, एंड्रॉयड, iOS, किसी भी फ़ोन के अंदर लग जाती है और कोई पैसे नहीं लगते, मुफ्त की ऐप है। वो ऐप आप डाउनलोड करें, उसके ज़रिए आप अपने मोबाइल, जो बच्चे का मोबाइल है, जो बच्चे की जो भी डिवाइस है, उसको अपने इस मोबाइल के साथ आप कनेक्ट कर लेते हैं। सो फॉर एग्जांपल, अगर वो मैं ऐप अपने मोबाइल पे इस वक्त यहाँ खोलूँ तो मेरा बेटा इस वक्त घर में क्या देख रहा है, कितने घंटे उसने कौन सी ऐप यूज़ की अपने मोबाइल की, वो चाहे कोई गेम है, वो यूट्यूब है या कोई भी वो चीज़ है, वो देखी और उसको ख़त्म कर दिया। फिर उसका टाइम लिमिट होता है। कभी मेरा मूड अच्छा हो, वो मुझे अक्सर कहता है मामा आपका मूड अच्छा है या बुरा है, तो आप मुझे 4 घंटे के लिए ओपन कर दें, 3 घंटे के लिए ना करें। तो यूजुअली मैंने उसका टाइम, ही 7 years old, 3 से 4 घंटे से ज़्यादा उसको अलाउड नहीं है मोबाइल इस्तेमाल करना। और अगर वो वायलेशन करे किसी भी रूल की कि आपने 30 मिनट से ज़्यादा ये ऐप नहीं देखनी, तो वो जो ऐप है, वो गेम है, वो जो भी ऑनलाइन वो कर रही है एक्टिविटी है, वो ग्रे होना शुरू हो जाएगी। ही वॉन्ट बी एबल टू ओपन इट 24 घंटे से पहले। तो ये कुछ छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं मेरे ख्याल से, कहीं ना कहीं लिमिट कर देते हैं स्क्रीन टाइम को भी, और आपके कंट्रोल, वो जो एक होता है ना, एक रश आता है कि ओहो मैं तो पेरेंट हूँ, मैं कंट्रोल करूँगा, वो वाला एक जो सेटिस्फेक्शन है ना, वो भी आपको मिल जाती है। तो आई थिंक ये चीज़ें पेरेंट्स को ऑप्ट कर लेनी चाहिए। देखिए ये बड़ा बिल्कुल मेरा ख्याल है कि दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर द पेरेंट्स एज वेल। एक तो देखिए जिस तरह आपने पहले बिल्कुल इस पर बात कर चुके, रोल मॉडल आपने बनना है, मैंने दूसरा ये कि पेरेंटल, उसके लिहाज से मैं बहुत गंदी रोल मॉडल हूँ। हमारा काम सारा मोबाइल पे होता है, तो हम लोग, और बच्चे आजकल इतने क्यूरियस हैं कि ये एक और टिप मैं पेरेंट्स के लिए बताने लगी हूँ कि आपसे बच्चे पूछे ना कि भाई आप भी तो फ़ोन यूज़ कर रही हैं या कर रहे हैं, आप भी तो हर वक्त फ़ोन पे होते हैं। सो आई मेक श्योर कि आई मेक देम अंडरस्टैंड कि ये ना काम के लिए, दिस इज़ माई वर्क। चाहे मैं बीच में बैठ के ना रील स्क्रॉल कर रही हूँ, आप कहीं ना कहीं बच्चों को ये समझा देते हैं कि दिस इज़ माई वर्क। सो कहीं ना कहीं आपको उनसे कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जिस तरह बात की, देखिए आप को नहीं अंदाज़ा ये कितना ज़रूरी है, और हम इसको इतना एनकरेज करते हैं, नहीं इसको एनकरेज भी करते हैं, मोटिवेट भी करते हैं। डॉक्टर साहब, एक इशू जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट भी किया गया है मेरी इस रिसर्च के अंदर भी, बच्चों में अक्सर सुबह सोकर उठें या टायर्ड होना शुरू हों तो वो आइज़ ड्रॉप होना शुरू हो जाती हैं या रेड होना शुरू हो जाती हैं। डिफरेंट बच्चा डिफरेंट तरह से रिएक्ट करता है। बच्चों की आंखें देख के पता लग जाता है कि ही इज़ या तो वे टू टायर्ड, या ये बीमार होने वाला है, या इसको आई इन्फेक्शन होने वाला है। इज इट ट्रू कि ये रेडनेस, ये टायर्डनेस जो है वो रेस्ट करने के बाद ठीक हो जाती है, या ये अलार्मिंग सिचुएशन है? देखिए उसमें जो रेडनेस है, देखिए उसमें देखिए बच्चों में इवन जो एक तो ये कि जो एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस एलर्जी भी हो सकती है, इन्फेक्शन
काफ़ी कॉमन है। और ज़ाहिर छोटे बच्चों में तो जिस तरह देखें आपको एपिफोरा, आपके नेज़ोलैक्रिमल जो पैसेज है वो उसकी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, तो वन ऑफ द काज वो भी हो सकती है। और फिर रेड आई की ज़ाहिर कंजक्टिवाइटिस से लेके एलर्जिक से लेके बहुत सारी काजेज़ हैं। और फिर ज़ाहिर रेड आई आपकी इवन एक्सेसिव स्क्रीन से भी, जिस तरह हम बात कर चुके हैं, एक्सेसिव यूज़ ऑफ स्क्रीन से भी हो सकती हैं। ठीक है। तो ज़ाहिर ऑफकोर्स उसको रेड आई को आपने नॉर्मल नहीं लेना। और ज़ाहिर कई दफ़ा खदान ऐसा होता है कि ज़ाहिर वो उसको कोई आंख के अंदर फॉरेन बॉडी हो सकती है, अपना कोई न्यूरल ट्रॉमा हो सकता है, तो ज़ाहिर वो इट कैन लीड टू कार्नियल अल्सरेशन। बिल्कुल सही। और उसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना बिल्कुल ज़रूरी है। कुछ ऐसी चीज़ है जो आप घर पे भी ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर हम लोग कहते हैं ओवर द काउंटर्स ड्रॉप ले लिए, आई रेडनेस खास तौर पर उसको खत्म करने के लिए। उसमें मैं बिल्कुल आपको इनकरेज नहीं करूँगा। उसकी रीज़न ये कि देखिए आँख एक हसास, सेंसिटिव और फिर ज़ाहिर एक बड़ी, अब इसमें एक आप ये कह लें कि डाइवर्सिफाइड किस्म की स्पेशलिटी है और इसमें बड़ी स्पेशलिटीज़ आ गई हैं। ठीक है, इसमें देखिए ना, अगर आप ओवर द काउंटर या आप घर में आप इस तरह की चीज़ें जैसे कोई ऐसा ड्रॉप यूज़ कर लेंगे तो यू कैन एंड अप विद द ट्रबल। ठीक है, कई दफ़ा फॉर इंस्टेंस अगर आपकी आंख के अंदर कोई फॉरेन बॉडी है, आपने कोई स्टीरॉइड ड्रॉप यूज़ कर लिया तो वो कार्नियल अल्सर एग्रेवेट हो जाएगा, वो परमानेंट आंख के अंदर निशान और ब्लाइंडनेस की तरफ जा सकता है। सही है, वो रिएक्शन के तौर पर भी सामने आ सकता है। जी, और इसमें फिर ज़ाहिर है जिसमें आप ज़ाहिर है कि जो स्टीरॉइड है, अगर आप अपने तौर पे हिट एंड ट्रायल पे अगर रेडनेस हो या बार बार आप यूज़ कर रहे हैं तो ये काला मोती की बहुत बड़ी, और काला मोती इज वन ऑफ द लीडिंग काज ऑफ, आप ये कह लें कि ब्लाइंडनेस, इरिवर्सिबल विजुअल लॉस। बिल्कुल सही। सो बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि हर चीज़ एक तो खुद अपने हाथ में नहीं लेनी है, सिर्फ कंट्रोल की हद तक, प्रिवेंशन की हद तक आप ले सकते हैं। अदर देन दैट आपको एक स्पेशलिस्ट के पास जाना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जगह जगह पूरे पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है वो आई कैंप्स पे किया जाता है। मुख्तलिफ जगहों पर आई कैंप्स लगाए जाते हैं ताकि लोगों को मुफ्त आई स्क्रीनिंग जो है वो करके दी जाए। लेकिन प्रॉब्लम पता क्या आती है, आप भी बहुत से आई कैंप्स आपने भी लीड किए होंगे, हेड किए होंगे। प्रॉब्लम ये आती है कि इन तमाम आई कैंप्स में ज़्यादातर लोग कौन से जाते हैं, जिनको शुगर है, जो एल्डरली हैं, जो बुज़ुर्ग हैं। मैं यहाँ पर आज इस प्लेटफॉर्म से उन तमाम पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगी, 6 मंथ्स ही नहीं सही लेकिन कम से कम साल बाद ही, कुछ पैसे नहीं लगते, 250, 300, 400 डिपेंड करता है आप कहाँ से करा रहे हैं, एक इनिशियल स्क्रीनिंग अपने बच्चों की आइज़ की लाजमी करवाइए, आप बहुत से प्रॉब्लम से बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, जाते जाते एक टिप और कोई एडवाइस जो आप पाकिस्तानियों को देना चाहें वो क्या हो? देखो, उसमें प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। मैंने जिस तरह बात कर चुका, देखिए आप बहुत सारी, देखें आप शुगर बहुत बड़ा रिस्क है, ठीक है ना, लीडिंग टू ब्लाइंडनेस। आप शुगर, ब्लड प्रेशर, अपने कोलेस्ट्रॉल, ये सारी चीज़ें कंट्रोल करें तो आंखों के बहुत सारी जो आपकी बीमारियों से बच सकते हैं। फिर ज़ाहिर एक्सेसिव यूज़ ऑफ स्क्रीन, जो देखिए प्रोफेशन की और उसकी हम मैनेज प्रोफेशनल आपकी जो यूज़ ऑफ स्क्रीन है वो उस पर जरूर मैंडेटरी है, उस पर कोई ऐसी रोकथाम नहीं है। लेकिन ज़ाहिर जो अननेसेसरी यूज़ ऑफ जो रेगुलेशनल है उसको अपने अवॉइड करना है, एक्सेसिव यूज़ ऑफ स्क्रीन। और आपके जितने भी जो, और फिर ज़ाहिर आप जिस एज में भी हों, हम उस एज की बात कर सकें, बिल्कुल नॉर्मल है, कोई डिजीज़ नहीं है आंखों की, फिर भी 40 साल के बाद उसको टाइम टू टाइम उसको ज़रूर जो है, 40 साल से पहले भी, लेकिन 40 साल के बाद उसको ज़रूर अपनी आंखों का डिटेल मुआयना कराना चाहिए। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, जाते जाते आपकी इसी एडवाइस से मेरे ज़हन में एक सवाल आ गया विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यूजुअली ये कहा जाता है अंधेरे में मोबाइल देखना। जी जी। रात के औकात में सारी लाइटें बंद हैं जी और आप लगे हुए हैं अपने मोबाइल पे, बड़े भी और बच्चे भी। जी और अगर बच्चों के पास स्क्रीन है तो इर्द गिर्द सारा अंधेरा है और वो अपने मोबाइल पे या तो गेम खेल रहे हैं या स्क्रीन देख रहे हैं। जी जी। ये ज़्यादा डेंजरस है आपकी आंखों के लिए? देखिए, उसमें एक तो ये कि आप बिल्कुल अंधेरे, अगर देखिए आपके ऊपर जो ओवर हैंगिंग लाइट्स हैं, अगर ऊपर आपकी LED या आपकी कोई लाइट लगा हुआ डायरेक्टली आपके ऊपर मोबाइल के ऊपर फॉल करे तो दैट विल कॉज ग्लेयर, इनाइंग इफेक्ट आएगा, तो वो भी आपके लिए आंखों के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। बिल्कुल सही। तो अंधेरे में मोबाइल देखना बेसिकली डेंजरस है, उसमें सदाकत है। वेल, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर बीइंग विद अस, एंड आई रियली होप कि आज के इस पॉडकास्ट के बाद आपने रीथिंक ज़रूर किया होगा कि किस तरह से अपनी आंखों की हेल्थ को बचाने के लिए इन तमाम टिप्स को यूटिलाइज़ करना है और कहाँ कहाँ ज़रूरी है कि आप डॉक्टर पे जाएँ ताकि आप परमानेंट किसी भी डैमेज से, अंधे होने से, अपनी आंखों को ख़राब करने से, एक परमानेंट किसी भी लॉस से अपने आप को बचा सकें। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।